एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। ओके, हमने डिस्कस किया नाउन को और एडजेक्टिव को, उनके अच्छे क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं वर्ब पर। हम आपको एडवर्ब अभी नहीं पढ़ाएंगे। वजह क्या है, एडवर्ब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वर्ब के क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम अभी एडवर्ब को ना पढ़ाकर आपको पढ़ा रहे हैं वर्ब। इसके बाद हम स्विच किस पे करेंगे, हम पढ़ लेंगे एडवर्ब को। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ब इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाए तो गलत नहीं हो। ओके, वर्ब क्या होता है, इंग्लिश का बैकबोन होता है। हम वर्ब को इंग्लिश का बैकबोन कह क्यों रहे हैं कि अगर हमारा वर्ब क्लियर है तो हमारा टेंस क्लियर हो जाएगा, हमारे मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे, हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाएंगे, और हमारे एक्टिव पैसिव नरेशन में बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं वो वर्ब से जुड़े होते हैं। ओके, इवन जो पूरी ग्रामर होती है ना, कहीं ना कहीं वो आपके वर्ब पे ही स्ट्रक्चर्ड होती है। ओके, तो वर्ब इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा। हम आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो चीजें समझ में नहीं आए मुझे कमेंट करिए, आप बता सकते हैं। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं। क्लास आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, बीच में इसे स्विच मत करिए, एकदम आप क्विट मत करिएगा। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब होता क्या है समझते हैं पहले। ठीक है, वर्ब ओके, वर्ब होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। वर्ब क्या होता है, आपने यही तो पढ़ा है ना कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ओके, हम बचपन से यही परिभाषा पढ़ते चले आ रहे जो रटी रटाई गई है। ये कहीं ना कहीं आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अधूरी परिभाषा है। अगर मैं कहूं वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये आपको सही जानकारी नहीं देगी। आइए डिटेल पढ़ते हैं, वर्ब होता क्या है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, वर्ब इज अ वर्ड। ओके, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड दैट denotes verb is a word that denotes an action। action तो होगा ही, that denotes an action, state and position। ये आपकी कंप्लीट परिभाषा है। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब वह शब्द होता है जो कहीं ना कहीं एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को बताता है। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। अब एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है और पोजीशन क्या होता है, आइए एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अगर कहा जाए आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे टीच क्या है, टीच यहाँ पे एक्शन वर्ब है भाई। ओके, जब कोई चीज आपको टीच की जाएगी या कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर एक्शन इन्वॉल्व होगा, टीचर बोलेगा, अपना हाथ पैर चलाएगा। ओके, तो वहां पर एक्शन इन्वॉल्व होगा, तो टीच क्या है, टीच आपका एक्शन वर्ब है। टीच क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब। लेकिन अगर मैं कहूं आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है, तो यहां पे देखिए ए जो लाइक है क्या है, ए स्टेटिव वर्ब, ए स्टेटिव वर्ब, क्योंकि लाइक ओके, लाइक है, लव है, नो है, अंडरस्टैंड है, हियर है, सी है, इसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ये सारे जो क्या है, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये टेक प्लेस होती हैं हमारे सेंसेशंस के माध्यम से, हमारे इंद्रियों के माध्यम से। इसमें जो हमारी आउटर बॉडी है, जो हमारे लिम्स है, वो काम नहीं करती ना। ओके, हम किसी चीज को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते, इसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, अगर कोई सामने से गुजर वो अपने आप हमें दिख जाएगा ना।
अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर खड़े होंगे, चुपचाप बैठे होंगे, फिर भी उस पंखे की आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाएगी, बिकॉज भगवान ने हमें सही सलामत कान दिए हैं, ये एक्शन अपने आप हो जाएगा ना। इस पंखे की आवाज, अगर आपका कान सही सलामत है तो इस पंखे की आवाज को आप अपने आप सुन लोगे ना। अगर अगर आपकी आईज ओपन है, तो कोई अगर आपके सामने से गुजरा तो आप उसे अपने आप देख लोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जो एक्शंस हम अपने सेंसेशंस के द्वारा करते हैं, अपने आंख, कान, ओके, दिमाग, राइट, तो जो भी एक्शंस आप अपने सेंसेशंस के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा करते हो, उसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। उसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, उसे वर्ब आप स्टेट बोलते हैं या उसे स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। लाइक है, लव है, अंडरस्टैंड है, हियर है, सी है, राइट, ओके, नो है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब। ए स्टेटिव वर्ब के एग्जांपल हैं, ओके। एक अगर मैं आई नो यू, अगर मैं लिखूं आई नो यू, अब नो भी क्या है, नो और लाइक क्या है, ये आपके स्टेटिव वर्ब के ही एग्जांपल। बातें समझ में आ रही हैं? तो एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ पोजीशन की। अब पोजीशन क्या होता है, जैसे मैं कहूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब देखिए हैव क्या है, कंसिस्ट है, ओन है, राइट, ओके, सब क्या है, कंप्राइज है। तो ए वर्ब ऑफ पोजीशन के अंतर्गत आते हैं। एक आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, इसको बताते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वर्ब ऑफ पोजीशन, या इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव वर्ब, राइट। तो क्या है, ए वर्ब ऑफ पोजीशन है। जो हैव है क्या है, ए आपका वर्ब ऑफ पोजीशन। ए है आपकी वर्ब की परिभाषा, ओके। एक बार फिर समझ लेते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब वह शब्द होता है जो एक्शन को तो डिनोट ही करेगा भाई, इनको है वो उसके साथ साथ आपके पोजीशन और आपके स्टेट को भी बताता है। आई होप ए आपको समझ में आ गई होगी। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, ए वर्ब की परिभाषा है। अब आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, ओके। अगर हम चलते हैं, इसका क्या है, हम काइंड्स ऑफ वर्ब की चर्चा कर लेते हैं। वर्ब के अपने प्रकार, तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आइए काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं, वर्ब के अपने प्रकार, ठीक है। देखिए जो वर्ब होते हैं इनकी बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बेसिकली अपने दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है लेक्सिकल वर्ब। आप इसे आई होप पहली बार सुन रहे हैं, भी समझा देंगे। पहला क्या है, लेक्सिकल वर्ब, और लेक्सिकल वर्ब को ही आप मेन वर्ब के रूप में भी जानते हैं। इसे चाहे लेक्सिकल वर्ब बोलिए, चाहे इसे आप मेन वर्ब बोल सकते हो। दूसरा है एक्सिलरी वर्ब। क्या है, दूसरा है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। पहला क्या है, देयर आर टू टाइप्स वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के अपने दो प्रकार हो जाते हैं। पहला है लेक्सिकल वर्ब, जिसे आप मेन वर्ब के रूप में जानते हो। दूसरा क्या है, एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम लेक्सिकल वर्ब को ही आप एक्शन वर्ब का नाम देते हो। तो किसे टीच है, गो है, कम है, ये सब क्या है, आपके लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत आएंगे। और जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं वो आपके एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएंगी। बातें सब कुछ आई थिंक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चल रहा होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम लेक्सिकल वर्ब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, आइए समझते हैं।
आइए समझते हैं लेक्सिकल वर्ब के बारे में। अब देखिए लेक्सिकल वर्ब के अपने दो पार्ट हो जाते हैं। कितने होते हैं? लेक्सिकल वर्ब के अपने दो पार्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा ट्रांजिटिव। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा ट्रांजिटिव, और आपने सुना होगा इंट्रांजिटिव। क्लियर है? लेक्सिकल वर्ब को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है और क्या होता है, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए डिटेल में समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आइए पहले आपको हिंदी में समझाते हैं, बाद में उसकी परिभाषा हम लिखवा देंगे। चलिए देखिए, हमारे पास कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाती। ओके, उन्हें पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे कहें ही टेक्स टू स्कूल, वह स्कूल ले जाता है। अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं कि वह स्कूल ले जाता है, तो कहीं ना कहीं यह सेंटेंस आपके लिए इनकम्प्लीट होगा भाई, कि वह स्कूल ले जाता है। तो जब तक इसमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया जाएगा तब तक सेंटेंस नहीं क्लियर होगा। आप ये कहोगे भैया किसको ले जाता है, तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना। अगर वो मुझे पसंद है, इतना बोल के मैं रुक जाऊं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आप मुझसे खुद कहोगे भैया क्या पसंद है आपको। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल होते हैं। इन्हें अपनी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इन्हें अपनी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ए वर्ब क्या होते हैं, अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, इन्हें किसी पर और डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती। ए अपने आप में क्या है, ए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और इन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कहें शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। ये सेंटेंस कंप्लीट है, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। आई थिंक आपको हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। Transitive, okay, the verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. जैसे Ravi teaches maths. He writes a letter. He takes him to school. अब देखिए यहां पे टीचर्स आपका ट्रांसलेट, सॉरी यहां पे, हाँ यहां पे आपका मैथ्स ऑब्जेक्ट है, यहां पे टीचर्स आपका ट्रांसलेट वर्ब है, यहाँ पे राइट्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे टेक्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है आइए समझते हैं। यहाँ पर मैथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेटर आपका ऑब्जेक्ट है और वहां पे हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट पहचानने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप मेन वर्ब के बाद क्या और किसको से क्वेश्चन कर लीजिए। जो क्या और किसको के क्या होते हैं, रिप्लाई होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर मेरे को रवि टीचर, रवि पढ़ाता है, व्हाट क्या पढ़ाता है, तो आंसर आ जाएगा मैथ्स। तो मैथ्स क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। He writes what, वो क्या लिखता है, तो he writes a letter, वो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बातें क्लियर है। He takes him to school, वह उसे ले जाता है। कहाँ, किसको ले जाता है, उसे ले जाता है। तो यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो क्या और किसको का उत्तर दे वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो क्या का उत्तर देते हैं जनरली उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो किसको का आंसर देते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इतना आई थिंक जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम बात कर लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। राइट, आइए समझते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। राइट, अब देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ये समझते हैं डेफिनेशन से। इंट्रांसिटिव वर्ब, अब देखिए द वर्ब दैट डज नॉट नीड an object, the verb that does not need an object to complete its meaning, to completes its meaning is called intransitive verb। बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। द वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेती, उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। सुनते हैं, राम इज रनिंग, राम इज रनिंग। सी इज स्माइलिंग, she is smiling। I am eating। अब यहां देखिए, राम इज रनिंग, सी इज स्माइलिंग, आई एम ईटिंग। यहां पे देखिए, यहां पे ईटिंग, यहां पे स्माइलिंग और यहां पे रनिंग, ये क्या है? ये तीनों आपके इंट्रांसिटिव वर्ब है। बिकॉज ए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट क्या है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, पूरे होते हैं। बातें समझ में आई कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ अब यही जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को अप्लाई किया जाता है। हम पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, आपको पता होगा जब पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो वहां पे जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उन्हीं की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। और जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हमारा जो वर्ब चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये आपको इसका फंडामेंटल आपको हर जगह देखने को मिलेगा ना। ओके, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो क्या हो, नरेशन हो, चाहे वो क्या हो, चाहे क्वेश्चन टैग हो, चाहे कंडीशनल्स हो, चाहे टेंस हो। इतना क्लियर है? तो लेक्सिकल वर्ब के अपने दो पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। हमने सीखा ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और हमने सीखा इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। अब आइए मूव करते हैं किस पे, अब मूव करते हैं एक्सिलरी वर्ब पे। एक्सिलरी वर्ब, अब देखिए एक्सिलरी वर्ब का भी अपना क्या होता है, दो पार्ट होता है। ओके, लेक्सिकल वर्ब आई मीन मेन वर्ब के भी अपने दो पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। जो हमारे पास लेक्सिकल वर्ब जो हमारे पास एक्सिलरी वर्ब होता है ना, इनके भी अपने दो भाग हो जाते हैं। आइए देखते हैं वो दो भाग कौन कौन से हैं। राइट, पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी। ऑलराइट, पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा क्या होता है मॉडल एक्सिलरी। अब आइए समझते हैं प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है और मॉडल एक्सिलरी क्या होता है। आइए पहले आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए
जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज आप टेंस में करते हो, डू का, डज का, डिड का, हैज का, हैव का, तो जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज आप टेंस में करते हो, ओके, समय बताने के लिए। भाई टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए। तो जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप टेंस में करते हो टाइम को बताने के लिए, उसे कहा जाता है प्राइमरी एक्सिलरी। और जिसका यूज आप स्पीकर के इंटेंशन और मूड को बताने के लिए करते हो, उन्हें कहा जाता है मॉडल एक्सिलरी। तो ये पहले समझते हैं प्राइमरी एक्सिलरी को, इसके डिफिनेशन को समझते हैं। It's a helping verb. It's a helping verb that is used in tense to denote time is called primary एक्सिलरी। ओके, आपने लिखा क्या है? इट्स अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड इन टेंस टू डिनोट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरी। तो वे हेल्पिंग वर्ब जिसका यूज टेंस में किया जाता है टाइम को बताने के लिए, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी एक्सिलरी। ये कितने होते हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इसे मिटाते हैं। ठीक, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें आपको वैसे बुक्स में नहीं मिलेंगी, इतना क्लियर कोई उसमें दिया नहीं रहता। इसको अच्छे से लिखिए, समझिए। अगर अभी भी चीजें नहीं समझ में आती, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सिलरी वर्ब, राइट। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सिलरी। अब देखो, ए होते हैं तीन। कितने होते हैं ना? ए टेंस में यूज किए जाते हैं टाइम को बताने के लिए, और टाइम होता है बेसिकली तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भाई टाइम को बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। टाइम कितने होते हैं? तीन होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। पहले हम बात करते हैं बी की, राइट। ओके, कितने होते हैं? ए होते हैं तीन, बी होता है, ओके, बी होता है डू होता है, और क्या होता है? हैव होता है। ये तीन होते हैं, बी, डू, हैव, राइट। ओके, हम यहां लिख देते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं। ये होते हैं तीन। कितने होते हैं? बी होता है, डू होता है, और क्या होता है? हैव होता है, राइट। यही तीन होते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर किस में आएगा? इज एम आर आएगा प्रेजेंट में। इज एम और आर, ए आ जाएगा प्रेजेंट में। वाज वर, ए किस में आ जाएगा? ए आ जाएगा पास्ट में। वाज या वर, ए आएगा पास्ट में। फ्यूचर में हम लगाते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन। फ्यूचर के लिए क्या होता है? इसमें कोई वर्ब नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों होता है कि समझाएंगे आपको। फिर क्या है, अब बात करें किसकी? डू की। अगर डू की बात की जाए तो डू और डज किस में आएगा? डू और डज आएगा प्रेजेंट में। डिड किस में आ जाएगा? डिड आ जाएगा पास्ट में। और फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, आगे आपको हम सब समझाएंगे। अब हम आ जाते हैं किस पे? ओके, हम आ जाते हैं अब हैव पर।
हैज और हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, हैड का यूज आप करोगे पास्ट में। इतना क्लियर है। और यहां भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेजेंट के लिए हमारे पास टाइम है और पास्ट को दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, प्रेजेंट को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब है, पास्ट को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब है, फ्यूचर को दिखाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर फैक्ट नहीं होता, फ्यूचर एक एजम्पशंस होती है। पास्ट में जो कुछ आपके साथ हुआ वो रियल है भाई, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो भी रियल है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो रियल नहीं है। फ्यूचर कोई सत्य नहीं होता, फ्यूचर इज नॉट अ फैक्ट, इट इज आवर इमेजिनेशन, इट्स आवर एजम्पशन। हमारी क्या है, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं। फ्यूचर सत्य नहीं है। तो फ्यूचर सत्य ही नहीं है तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई ऑथेंटिक या जेन्युइन वर्ब नहीं होता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा फ्यूचर पढ़ते क्यों है? तो फ्यूचर इसलिए पढ़ाया जाता है, अगर बाय द वे भले फ्यूचर सत्य नहीं है फिर भी हम अपने फ्यूचर के लिए ही तो प्लान करते हैं ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, खुदा न खास्ता कल क्या हो जाए हमारे साथ, कोई भरोसा तो नहीं है ना, फिर भी हम अपने फ्यूचर के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं। बाय द वे सत्य नहीं है, फ्यूचर पे ही तो हम जिंदा है ना। तो ये समझिए। तो इसलिए विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मॉडर्न वर्ब में पढ़ाई जाती हैं, इनका आपके प्राइमरी यूज से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, आप जानते भी हो जब आप फ्यूचर पढ़ते हो विल और शैल का यूज करते हो ना, इसलिए जो दो हमारे पास मॉडल वर्ब होती हैं विल और शैल, उनके माध्यम से फ्यूचर बनाया जाता है, फ्यूचर होता नहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्राइमरी एक्सिलरी की बात करें तो एक प्रेजेंट को बताता है, पास्ट को बताता है, ये फ्यूचर को नहीं बताता। फ्यूचर फैक्ट नहीं है, फ्यूचर सत्य नहीं है, इसलिए यहां पर आ गया है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, ये पहले एग्जांपल देखते हैं कैसे टाइम को बताता है। हम दो एग्जांपल लिखते हैं। आई एम टीचिंग यू, फिर क्या है, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग यू। अब देखिए सब कुछ कॉमन है, यहां पे आई कॉमन है, यहां पे टीचिंग कॉमन है, और यहां पे क्या है, यू कॉमन है। क्या बदल रहा है, केवल जो एक्सिलरी वर्ब है केवल वही तो बदल रही है ना। एम से हमने क्या है, एम से हमें ये पता चलता है बातें किसकी हो रही हैं, प्रेजेंट की। एम से हमें ये एहसास होता है बातें किसकी हो रही हैं, प्रेजेंट की। ओके, और वाज से हमें ये मालूम बातें किसकी हो रही हैं, पास्ट की। तो एम और वाज जो यहां पर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, एक टाइम को ही तो बता रही है। राइट, एक एग्जांपल और देखते हैं। हटाओ आई। She has already done her work. She has already done her work. और यहां पे क्या है, she had already done her work. यहां पे देख लीजिए। ओके, हमें क्या समझ में आया, यहां सब कुछ कॉमन है, सी कॉमन है, ऑलरेडी कॉमन है, डन कॉमन है, हर वर्ब कॉमन है। क्या बदल रहा है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है केवल वही बदल रही है बस। यहाँ पे हैज है और वहां पे क्या है, हैड है। हैज से हमें ये मालूम चलता है बातें हो रही हैं प्रेजेंट की, राइट, और हैड से हमें ये एहसास होता है बातें हो रही हैं पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट को चेंज करने वाला, प्रेजेंट और पास्ट को बताने वाला हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब ही तो है ना, और इन्हें कहा जाता है प्राइमरी एक्सिलरी। चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी, आ रही है ना। तो जो आपका क्या है, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, जो तीन होते हैं, बी टू हैव होता है, ये आपके टेंस में यूज किए जाते हैं, क्या करने के लिए, टाइम को बताने के लिए। एक हम डू को देख लेते हैं। ऑलराइट, अगर हम डू की बात करें, सब कहें रवि did not attend the class.
अटेंड द क्लास, और रवि डू नॉट अटेंड द क्लास। राइट, यहां पे देखिए, यहां डिड है, यहां क्या है, डू है। तो डिड से ए पर पता चलता है बात हो रही है पास्ट की, और डू से ए मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रेजेंट। तो बातें समझ में आ रही है ना, डिड से पास्ट का एहसास होता है और डू से प्रेजेंट का एहसास होता है, और यही हमारे टेंस में यूज किए जाते हैं टाइम को बताने के लिए। इतना क्लियर है? कुछ और समझना है प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में? इतना आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ और समझते हैं, ओके, इसको मिटाते हैं। ओके, आई थिंक आपको सुन अच्छा लग रहा होगा, सारे जो बेसिक्स आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और एकदम जेन्युइन पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी दिया जाएगा कंटेंट वो आपके एग्जाम को दिमाग में रखते हुए दिया जाएगा, राइट। टू द पॉइंट पढ़ाई करिए और अपनी नौकरी लीजिए, अपनी जॉब पाइए, राइट। चलिए, देखिए, अब जो हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, इनका यूज किया जाता है दो तरीके से। ये जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं इनका हम दो तरीके से यूज करते हैं। इनका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी किया जाता है और इसका यूज एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। दे कैन बी यूज्ड, लिख लीजिए, दे कैन बी यूज्ड in two ways. They can be used in two ways. इनका यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो इनका यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ओके। एक तो इसका यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा इनका यूज आप कर सकते हो एज अ मेन वर्ब। हाँ, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज किए जाते हैं। आइए हम दोनों को समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं रजनी इज गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। रजनी इज गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। रजनी स्कूल पैदल जा रही है। यहां पे देखिए, इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है, आपका मेन वर्ब है। बातें समझ में आ रही है ना? यहां पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। इज क्या है, आपको ए बता रहा है कि बात इसकी हो रही है, प्रेजेंट। कितना क्लियर है? अगर मैं कहूं रजनी इज एट स्कूल टुडे। रजनी इज एट स्कूल टुडे। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, हमारे पास इज के अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं। दूसरे सेंटेंस में केवल इज ही वर्ब है, इज के अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। बच्चा इस इज को भी हेल्पिंग वर्ब मान लेता है। तो आपको ये समझना है, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कोई मेन वर्ब होगा तभी तो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है वो मेन वर्ब के लिए आता है, वो मेन वर्ब की हेल्प करता है। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ही नहीं है, तो जो इज एम आर होगा वही तो मेन हो जाएगा ना। तो इस सेंटेंस में देखिए, इज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इज क्या है, यहाँ पे इज आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पे इज क्या है, ए आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते कि हाँ इज एम आर डू डज डिड हैज हैव हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। ए मेन वर्ब की तरह भी काम किए जा सकते हैं, काम किए जाते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यहीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, बच्चा घूम जाता है भाई। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, राइट। और मैं कहूं कि आई हैव
हैड अ कार, या आई हैव परचेज अ कार लिख दो। अभी आपको बहुत हम एडवांस नहीं ले जाएंगे। आई हैव परचेज ए कार। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस हैं। अब यहां पे हैव के अलावा और कोई दूसरा वर्ब नहीं है ना, यहां पे केवल हैव ही वर्ब है। यहां हैव क्या हो जाएगा, यहां हैव हो जाएगा आपकी मेन वर्ब। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। और यहां पे देखिए आपकी क्या है, परचेज क्या है, मेन वर्ब है कि नहीं। परचेज आपका मेन वर्ब है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे डैम स्टोर है, हैव क्या हो जाएगा, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहां पे दूसरे सेंटेंस में हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और पहले सेंटेंस में हैव आपका मेन वर्ब है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे स्नेहा डज हर वर्क ऑनेस्टली। स्नेहा डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। अब देखिए आपको समझाने के लिए हमारे पास दो सेंटेंस हैं। पहला क्या है, स्नेहा डज हर वर्क ऑनेस्टली। स्नेहा अपने काम को ईमानदारी से करती है। यहां पे देख लीजिए डज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है ना। बच्चा इस डज को हेल्पिंग वर्ब मानता है। अब भाई क्यों मान रहे हो, अपने दिमाग का तो यूज करो ना। डज के अलावा कोई और वर्ब हमारे पास है तो नहीं। यहां डज क्या हो जाएगा, यहां डज आपका मेन वर्ब हो जाएगा। बातें आई होप समझ में आ रही होंगी आपको। यहां डज के अलावा हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है, तो डज क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब यहां डज क्या है, अब यहां पे डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे क्या है, डू मेन वर्ब है। यहां पे डज भी वर्ब है, डू भी वर्ब है। यहां पे डज क्या हो जाएगा, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ओके, और डू क्या हो जाएगा, डू आपका मेन वर्ब हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगा, डू क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा। क्लियर है। तो हमें यह समझना है कि जो अब हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं, एज पर द नीड दे कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन। हमें यह समझना है जो हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है और इनका यूज एज अ मेन वर्ब की तरह ही किया जाता है। ओके, देखो कई बार आप चौंक जाते हो, सर दो बार हेड कैसे आ गया। तो इसका यही फंडा होता है ना। कई बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखिए, तो जब हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होते तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं हमें बाउंस मारने लग जाते हैं। अगर आपके सामने ए दे दिया जाए, दे हैड दिस कार फॉर 2 years। अगर मैं कहूं दे हैड दिस कार फॉर 2 years, यह कार उनके पास 2 साल से थी। अब ये बच्चा चौंक जाएगा, सर यहाँ पे दो हैड कैसे हो गया। बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर मैं कहूं दे हैड दिस कार फॉर 2 years, यह कार उनके पास 2 साल से थी, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यहां पे आपको ए समझना है, ये जो ए हैड है, ए हैड क्या है, ए आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ए हैड क्या है, ए हैड आपका मेन वर्ब। बातें समझ में आ रही है। अब देखो आपने समझ लिया, इस दो हेड को आप जस्टिफाई भी कर पाओ, क्योंकि ए आपकी क्या है, एक हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड आपका क्या है, मेन वर्ब। और हमने कहा है जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह दोनों यूज किया जाता है। अगर मैं कहूं, एक और देख लो, अगर मैं कहूं दे हैव हैड दिस कार, दे हैव हैड दिस कार फॉर 2 years, ये भी सेंटेंस सही।
वजह क्या है, इसका मतलब क्या है, उनके पास यह कार 2 साल से है। अब इसका मतलब अब क्या है, ए पास्ट में है और प्रेजेंट में है। यहाँ पे हैव क्या है, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हैड क्या हो जाएगा आपका, ए मेन वर्ब हो जाएगा, और सेंटेंस क्या है, सही है। तो हमें ये समझना है, अब देखो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्या हो, जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गया ना। तो हमारी जो नींव होती है बहुत कमजोर होती है, और हाँ जब तक आपकी नींव कमजोर है आपकी जो बिल्डिंग है वो मजबूत नहीं हो पाएगी, वो हिलती डुलती रहेगी। तो अपने बेसिक्स को मजबूत करिए, और हम आपके क्या इस पर पूरा सपोर्ट आपका करेंगे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और हाँ क्लास कैसी लगी आप जरूर बताया करिए। कुछ एडवांस और सीखते हैं, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाता है आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ऑलराइट, हम अगर किसी बात करें, अगर मॉडल वर्ब की बात करें तो आइए थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं क्या होता है मॉडल वर्ब। ओके, तो एक्सिलरी वर्ब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए समझते हैं, क्या आइए समझते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब फिर परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, राइट। इट्स a helping verb that expresses it's a helping verb that expresses the mood and intention of the speaker। क्या कह रहा है, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द मूड एंड इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो स्पीकर के मूड और इंटेंशन को बताती है, राइट। ये किसी एक्शन को या किसी क्या है, ये आपके स्पीकर के मूड और इंटेंशन को बताती है। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल देखें, Ram can do this work easily। क्या लिखा हुआ है, राम कैन डू दिस वर्क इजली। राम इस काम को बड़े आसानी से कर सकता है। अब देखो ऐसा मेरा अपना मानना है ना, बाय द वे जब राम करने लगे तो ना कर पाए, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि राम इस काम को आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मॉडल वर्ब। ये क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा मॉडल वर्ब, जो क्या कर रहा है, जो कहीं ना कहीं स्पीकर के इंटेंशन या मूड को बता रहा है। बातें समझ में आई होप आपको आ रही होंगी। तो इसे ही कहा जाता है आपका मॉडल वर्ब। इन्हें भी 2 भाग में कैटेगराइज कर लिया जाता है। जो मॉडल वर्ब होता है इन्हें भी 2 भागों में बांट लिया जाता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं आइए समझते हैं, राइट। इन्हें भी 2 भागों क्या करते हैं, हम बांट लेते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है मेन मॉडल। पहला क्या होता है, पहला होता है मेन मॉडल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल, ऑलराइट। अब मेन मॉडल क्या होता है, सेमी क्या, पहले इसको आप देखते हैं, ठीक है। जैसे विल है, हम शुरुआत कैन से करते हैं। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, राइट, मस्ट है
और टू है, राइट। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ओके, सेल है, शुड है। क्या है? सेल है, शुड है, विल है और वुड है। ये सारे किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके मेन मॉडल्स में। और तीन हमारे पास होते हैं सेमी मॉडल्स। वो क्या होते हैं? डेयर है, नीड है और क्या है? यूज टू है। इन्हें कहा जाता है सेमी मॉडल्स। बातें आई थिंक समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इट्स अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो स्पीकर के इंटेंशन और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। इनका काम क्या होता है आपको बता दिया गया है। इन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में। एक होता है मेन मॉडल, एक क्या होता है? एक होता है सेमी मॉडल्स। मेन मॉडल क्या होते हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, विल है और वुड है। क्या है? इन्हें कहा जाता है मेन मॉडल्स। ओके, अब बच गया तीन। ओके, डेयर है, नीड है और यूज टू है। इन्हें कहा जाता है सेमी मॉडल्स। ओके, तो और ज्यादा डिटेल में इस पे हम चर्चा करेंगे कल। ऑलराइट, कि ये ऐसा क्यों होता है, सेमी मॉडल्स को सेमी मॉडल्स कहा क्यों जाता है, मेन मॉडल्स को मेन मॉडल्स कहा क्यों जाता है, इसमें विस्तार में चर्चा हम कल करेंगे। राइट, तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम उनके मेन मॉडल्स के। राइट, देखिए पहले वो समझते हैं। जो आपके मॉडल वर्ब होते हैं ना, इसमें स्पेशली जो मेन मॉडल्स होते हैं, इनका यूज कभी भी आप एज अ मेन वर्ब नहीं कर पाएंगे। इनका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। जैसे हम कहते थे, हम नहीं कह सकते देखो यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हो। यहां पे देखिए कैन क्या है? कैन आपका क्या है? ये आपका मॉडल वर्ब है। इसका यूज कभी भी आप मेन वर्ब की तरह नहीं कर सकते। कुछ डिफरेंसेस होते हैं हेल्प क्या है प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी में। जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है वो क्या होते हैं? उनका यूज एज अ मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, उनका यूज एज अ मॉडल वर्ब की तरह भी किया उनका यूज एज अ मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और उनका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। राइट, हाँ, उनके अपने थर्ड फॉर्म भी होते हैं। कहें डू, डू क्या है? डू आपका एक मेन वर्ब भी है और डू आपका एक एक्सिलरी वर्ब है। इसके अपने तीन फॉर्म हो जाएंगे, डू, डिड और डन। यही तो होता है ना। लेकिन जो आपके मॉडल वर्ब होते हैं ये कभी भी एज अ मेन वर्ब यूज नहीं किए जाएंगे। इनका अपना कभी थ्री फॉर्म नहीं होगा। डू का अपना तो डू डिड डन हो जाता है। कैन का कैन, कैन और कैन कभी नहीं होगा ना, बिकॉज ये केवल प्योर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। कुछ डिफरेंस होते हैं मॉडल और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में। इतना आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे अब कैन का यूज कहां किया जाता है, कुड का यूज कहां किया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, हम डिटेल में चर्चा करेंगे कल। और आई होप ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी हाँ, और हमारा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और क्लास को जरूर शेयर करिए अगर अच्छी लगी हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय, टेक केयर।